नमस्कार। रात के 10:30 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रिम्स के जूनियर डॉक्टर का हड़ताल जारी है। कल से धरने पर रहेंगे जूनियर डॉक्टर। इमरजेंसी छोड़ कई काम नहीं करेंगे डॉक्टर। तो कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से दरिंदगी और उसकी हत्या के विरोध में काम बंद का ऐलान किया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हत्या का ये मामला है, तो केस को सीबीआई को सौंपने की मांग भी अब तेज हो गई है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी मांगी जा रही है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। और अब रुख झारखंड की सियासत की खबर का करेंगे। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसको लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे संसद में बड़ी मांग कर चुके हैं। और एक बार फिर से उन्होंने घुसपैठ पर नकेल और आदिवासियों की रक्षा के लिए बिहार, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। घुसपैठ पर घमासान, केंद्र शासित प्रदेश ही घुसपैठ का समाधान। सदन के बाद अब सड़क पर आंदोलन, संथाल के रास्ते सधेगी सियासत। विधानसभा चुनाव की चौखट पर खड़े झारखंड में हर दिन नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जिसमें से एक है बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, जिसे लेकर इस बार बीजेपी आर पार की तैयारी में है। झारखंड में घुसपैठ की समस्या के समाधान के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। केंद्र शासित प्रदेश बनेगा नहीं बनेगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन मुझे जो देश में बताना था कि बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। आज मेरे ऊपर सभी चर्चा हो रही है। राज्य बचाने की यदि बात हो रही तो राज्य तब बचेगा ना जब आदिवासी बचे। आदिवासी बचा लो, राज्य क्यों टूटेगा। झारखंड में सबसे ज्यादा घुसपैठ संथाल के रास्ते ही होता है। ऐसे में बीजेपी बिहार के अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और वीरभूम के साथ झारखंड में संथाल के 6 जिले, जिनमें पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा शामिल हैं, इन सभी को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रही है। झारखंड की बदलती डेमोग्राफी पर बीजेपी का आरोप है कि राज्य में आदिवासियों की संख्या काफी घट गई है। आदिवासी खतरे में है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। और इसके आधार पर यदि वो सांप्रदायिक कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। और आदिवासियों का जमीन जिसने कब्जा किया, लैंड जिहाद, आदिवासी लड़कियों के साथ जिसने शादी की और जिसने आदिवासी बच्चों को जो है मुसलमान बनाने का प्रयास किया, उन सबों के खिलाफ ये मुहिम जारी है। चुनावी साल में घुसपैठ के मुद्दे पर मुखर बीजेपी के तेवर को देखते हुए सत्ताधारी दलों ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। ये जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसे संवेदनशील विषयों को राज्यों पर थोपने का काम होता है जहां उनकी सरकार नहीं होती है। अरे आपको पहल करनी चाहिए। लोग अगर देश के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, घुसपैठ हो रहा है, निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है। जिस प्रकार डेमोग्राफी के नाम पर विपक्ष के द्वारा लगातार राजनीति की जा रही है, तो हमें लगता है कि यह राजनीति भी राज्य के हित में नहीं है। एक उन्माद फैलाने का विपक्ष के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। पाकुड़ में हाल के दिनों में हुई घटना से आहत कोटा सांसद सियासी पारा बढ़ाने मंगलवार को पाकुड़ दौरे पर जा रहे हैं। वे आदिवासियों की रक्षा के लिए अगले 5 साल तक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। जाहिर है चुनाव में हर दल हर मुद्दे पर माइलेज लेना चाहता है। ऐसे में सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस भी चुप नहीं बैठने वाली। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर मुखर निशिकांत दुबे पर अब जेएमएम ने पलटवार किया है। पार्टी ने केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह कहा है कि निशिकांत दुबे जब घुसपैठ पर बात करते हैं तो हंसी आती है क्योंकि वो खुद एक घुसपैठिए हैं। जेएमएम प्रवक्ता का आरोप यह भी है कि झारखंड में अगर घुसपैठ है तो इसके लिए जिम्मेवार केंद्र की सरकार और गृह मंत्रालय है। अगर घुसपैठ पर बोलेंगे तो सबसे पहला उंगली उठेगा उन्हीं पर, और घुसपैठ का जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लाया है वो बैकफायर कर रहा है उन पर, क्योंकि पूरी तरह से जवाबदेह केंद्र की सरकार भाजपा की सरकार है। अगर घुसपैठ हो रहा है तो जिम्मेवार गृह मंत्रालय है, जिम्मेवार केंद्रीय सरकार है, जिम्मेवारी बीएसएफ की होती है। तो मुझे लगता है घिसा पीटा एक रिकॉर्ड चलाना इन लोगों की आदत हो गई है और उससे कुछ होना जाना नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन सामने प्रतिद्वंदी के रूप में है, इतनी लंबी लकीर है, ये लोग सभी बौने नजर आ रहे हैं, इसलिए इस तरह की बेसिर पैर की बातें करते हैं। अगर आपने अब तक झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का आवेदन नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए। हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना के तहत अगस्त माह का भुगतान अगले सप्ताह करने जा रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसे रक्षा बंधन पर महिलाओं और युवतियों के लिए बड़ा तोहफा माना जा रहा है। झारखंड की बहन, बेटी और महिलाओं के लिए इस बार रक्षाबंधन खास होने जा रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को सौगात देने जा रहे हैं। अगले सप्ताह इस योजना के लिए आवेदन भरने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए भेजने की तैयारी शुरू हो गई है। रविवार तक राज्य में 24 लाख से ज्यादा महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि लक्ष्य 48 लाख का रखा गया है। झारखंड कांग्रेस ने सीएम से मुलाकात कर महिलाओं को योजना की पहली किस्त 20 अगस्त तक देने का आग्रह किया है। आप शुरू करिए ताकि हमारे महिलाओं को जो ये तलक है, जो ये भूख है, जो ये इच्छा है, उसकी शुरुआत हो, उनके अकाउंट में पैसा जाए। अगर एक घर में 5 महिलाएं तो माहाना 5000 रुपए उसके घर में पहुंचे, किसी तो घर के काम में आएगा। हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को महिला अपमान योजना नाम दे रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले 4.5 साल से राज्य सरकार महिलाओं को सिर्फ अपमानित करती रही है। 60,000 से ज्यादा बलात्कार की घटना, आदिवासी बेटी को मारने का काम इसी सरकार में हुआ। जनता को पता है कि ये योजना सिर्फ उनका वोट हासिल करने को लेकर है। देखिए, सचमुच में मैया सम्मान नहीं है बल्कि मैया अपमान योजना ही है। भारतीय जनता पार्टी इसको मैया अपमान योजना मानती है, क्योंकि 4.5 वर्षों तक इस सरकार ने केवल महिलाओं को अपमानित किया है। बीजेपी के तंज पर जेएमएम ने आपत्ति जताई है। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सरकार की योजना और कार्यशैली से घबरा गई है। बीजेपी नेताओं का बयान योजना का अपमान नहीं बल्कि उन महिलाओं का अपमान है जिन्हें राज्य सरकार इस योजना से जोड़ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, खास करके बाबूलाल जी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस योजना से और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यशैली से घबराहट में है। सियासी वार पलटवार के बीच मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बढ़ चढ़कर आवेदन के लिए रोजाना पंचायत भवन पहुंच रही हैं। अगर राज्य सरकार रक्षा बंधन पर महिलाओं को सम्मान राशि की पहली किश्त देती है तो इसका बड़ा राजनीतिक लाभ गठबंधन वाली सरकार को मिल सकता है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और आइए अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है और कौन इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। 21 साल से 50 साल तक की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही हर महीने 1000 रुपए सरकार उन महिलाओं को देंगी जो मैया सम्मान योजना में उनका नाम होगा। साथ ही लाभुकों की आय सालाना 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी भी जानकारी दे दी गई है। लाभुकों का बैंक
बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय योजना में होना जरूरी है। साथ ही गुलाबी, पीला, सफेद या हरा कार्ड होना भी जरूरी है। और इसके साथ ही पंचायतों में लग रहे शिविर या आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करना होगा। साथ ही सरकारी सेवा, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी, पेंशन भोगी, ईपीएफ धारी, इन सभी को ये योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही आवेदन के आधार पर ये राशि दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि 21 से 50 साल तक की महिलाओं को इसकी ये राशि दी जाएगी। तो मैया सम्मान योजना में जो भी महिलाएं अपना नाम दाखिल कर रही हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। रक्षाबंधन में पहला ये लाभ दिया जाएगा हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची में महज आधे घंटे की बारिश में दीपाटोली बांध गाड़ी इलाके में एक बार फिर पानी में डूब चुका है। भारी बारिश के चलते निचले इलाके में पानी घुसने लगा है। नगर निगम और प्रशासन के रवैये से लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोगों में इससे नाराजगी भी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम इस पर बेखबर है। दीपाटोली बांधगाड़ी रोड नंबर 5 इस वक्त मैं खड़ा हूं और जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूं रांची नगर निगम जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से मैं खबर दिखाया और न्यूज 18 पर खबर भी चली। मात्र 20 मिनट की बारिश में ये बारिश 3 से 5 के बीच में हुई और मैं स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से यहाँ इस बारिश से कितने लोग परेशान हैं। मेरे साथ एक महिला है जिनकी गाड़ी यहाँ पर फंस गई थी और बुरी तरह से ये बारिश में फंसी थी और सीधे उनसे बात कराएंगे। मैडम, सबसे पहले आप बताएं, पिछली बारिश में आपकी गाड़ी फंसी थी और आप भी उस गाड़ी में थी, कैसे कुछ हुआ? और आज भी देख रहा हूँ कि पूरी सड़क पर पानी। लौटते हुए में मैं देख रही हूँ कि पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि हम यहाँ से जा ही नहीं सकते। घुटने तक पानी है और ये 3rd टर्न में कितना हाई है यहाँ से दिखता नहीं है, तो बहुत लोगों का जान खतरे में आ सकता है। देखिए, पता ही नहीं चल रहा है कि पानी कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। मैं जहां तक देख रहा हूं कि लगभग 12 इंच यानी 1 फीट पानी सड़क के ऊपर चल रही है। आप देखें कि मेरे साथ यहां दुकानदार भी हैं जो काफी, चूंकि इनका दुकान यहाँ सटा हुआ है, देखिए कितने आक्रोश में हैं और इनसे जाने की कोशिश करेंगे। चूंकि ठीक इनके दुकान के आगे पानी का बहाव है और ये बुजुर्ग भी हैं, इनका ग्रोसरी का दुकान है। संजय सेठ जी आए, आश्वासन दिए, लेकिन कुछ नहीं किए। नगर निगम के वो सुपरवाइजर और वर्कर आता है, ऐसे टांगा हुआ ऐसे चला जाता है। देखिए कितने आक्रोश ये लोग हैं। इनका ये कहना है कि ये जो सिलसिला है पिछले कई सालों से है। रांची नगर निगम स्थानीय प्रतिनिधि अब क्या करते हैं, चूंकि आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूं, तस्वीर देखें सामने में, ये पूरी तरह से लगभग यहां से जहां तक मेरी नजरें जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रही है। और देखें लोग अपने वाहन से अपने घरों को जा रहे हैं, चूंकि दफ्तर का समय जो समाप्त होता है उसके बाद जो घर से खरीदारी करके सब्जी, राशन पानी लेकर के घर जाते हैं। और आप देखें कि किस तरह से लोग जा रहे हैं। आप देखें कि पानी का बहाव कितना तेज है, कितनी तेजी से चल रही है। और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी को वो दिखाए और देखें आप, ठीक अपार्टमेंट के सामने उसकी गेट पानी के बहाव में भी गिर गई है। अब पूरा का पूरा ये सड़क है और किस तरह से ये पानी का बहाव है। अब देखना यह है कि क्या नगर निगम इस पर कुछ कार्रवाई करती है या फिर यूं ही सिलसिला जारी रहेगा और स्थानीय लोग परेशान रहेंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। रांची में 10वीं के छात्र पीयूष का शव जुमार नदी में मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल के घेरे में स्कूल प्रबंधन भी है और पहले ये बात आई थी कि दोस्तों को बचाने के लिए पीयूष नदी में कूदा था, लेकिन अब उसके पिता ने मौत के पीछे साजिश का शक जताकर जांच की दिशा ही बदल दी है। कैसे हुई छात्र पीयूष की मौत? हॉस्टल से नदी में कैसे पहुंचा पीयूष? मस्ती की राह में दबे पांव आई मौत। पीयूष की मौत हादसा या साजिश? रांची के नामी स्कूल मनन विद्या मंदिर के छात्र पीयूष की मौत मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
10वीं कक्षा के छात्र पीयूष के पिता ने बेटे की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश का अंदेशा जताया है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि शनिवार की देर रात हॉस्टल से पीयूष और उसके 4 दोस्त खिड़की के रास्ते ऊपरी तल्ले से उतरे थे और जुमार नदी की तरफ चले गए थे। जांच होना ही चाहिए है कुछ न कुछ, क्योंकि पानी में डूबने के बाद अभी तक मैंने भी देखा है कि पेट फूलता है अक्सर, लेकिन इस बॉडी का दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ फेस फूल रहा है, चेहरा फूल रहा है, बहुत ज्यादा फूला हुआ चेहरा, नीला पड़ गया, जो कि मैंने देखने के मैंने पहचान में भी नहीं आ रहा बॉडी, तो इसको तो संदिग्ध है। गया के रहने वाले पीयूष के पिता सेना से रिटायर्ड हैं और बेटे की मौत से इस कदर टूट चुके हैं कि अब वो दोषियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह रहे हैं। कि मेरा तो सब कुछ खत्म ही हो गया, कि जो लोग इसमें जुड़े होंगे मैं उनको भी खत्म ही कर दूंगा। मुझे अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो कानून को भी हाथ में ले लूंगा। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि मैं रिटायर्ड सेना से रिटायर्ड हूँ, मैंने देश सेवा किया है, मैंने गद्दारी नहीं की। अब सवाल उठता है कि ऐसी क्या बात है कि हॉस्टल से पीयूष अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। हॉस्टल के सुरक्षा गार्ड कहाँ थे जब ये छात्र खिड़की के रास्ते उतर रहे थे और पीछे की बाउंड्री की तरफ से बाहर जा रहे थे? अगर खिड़की पहले से टूटी थी, स्कूल प्रबंधन को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी कि जब 5 लड़के हॉस्टल से निकले तो बाकी 4 कैसे लापता रहे और अकेला पीयूष का शव नदी में क्यों मिला? 4 इंच की गैप है, लेकिन एक रड हटा हुआ है जहाँ पे 8 इंच की गैप बन गया है। वो गैप मतलब स्कूल प्रबंधन ने छोड़ा या बच्चों के द्वारा बनाया? बच्चों के द्वारा बना होगा मे बी, अभी हमें पता नहीं है, तो उसके बारे में हम कुछ बोलना उचित नहीं है हमारे यहाँ। माता पिता जब स्कूल के हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं तो वे भरोसा करते हैं कि हॉस्टल में उनका बच्चा सुरक्षित रहेगा, ठीक से रहेगा और पढ़ाई करेगा। ऐसे में पीयूष के साथ हुई घटना से स्कूल प्रबंधन भी आहत है। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद की बात कर रहा है। इस पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उस पर आगे और भी कार्रवाई किया जाएगा। अभी तो हमारा मेन है कि हम लोग इस दुख से उभरने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ पूरा खड़ा होकर के उसमें उनको हेल्प चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं। यही वो जगह थी जहाँ से बच्चे जो हैं वो 5 बच्चे एक करके निकले हैं। 12 से 1 बजे के करीब जो ये बच्चे जो हैं वो यहाँ से निकले हैं। फिलहाल स्कूल प्रबंधन भी अपने स्तर से तमाम चीज़ों की जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी मामले की जांच की जा रही है। वहीं अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने स्कूल प्रशासन के बातों को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं और इस मामले में अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। खबर अब जमशेदपुर से है। जमशेदपुर के चकुलिया में विश्व हाथी दिवस पर चकुलिया में वन विभाग की ओर से वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाहरगोड़ा विधायक समीर कुमार मोहंती, डीएफओ और रेंजर शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम में आए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने भी पौधा लगाने का काम किया। इस दौरान विधायक समीर कुमार मोहंती ने कहा कि जल, जंगल और जमीन रहेगा तभी हाथियों का संरक्षण भी हो सकता है। यहाँ पर इकट्ठा करने का काम किए हैं और निश्चित रूप से हाथी जो है ये भी प्रकृति का एक बड़ा हिस्सा है। हाथी के बिना भी हमारा जीवन बेकार है, पेड़ पौधा जंगल के बिना भी हमारा जीवन बेकार है। आज के दिन में निश्चित रूप से जंगल का कितना जरूरत है, पेड़ पौधा का कितना जरूरत है, ये अगर हम लोग सबको समझा देंगे, हमको लगता है कि इसी में हाथी से भी हमको निजात मिल सकता है। हाथी दिवस है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और हम लोग चाकुलिया वन प्रक्षेत्र में मोराबेड़ा गांव में लगभग 10,000 यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं और प्लस एक हमारा पहल ये है इस हाथी दिवस में कि हम लोग 1 लाख पौधे जो हाथी प्रभावी क्षेत्र है वहां पर हम लोग लगा रहे हैं। कम से कम 5 पौधा आज लगाएं विश्व हाथी दिवस के अवसर पर और जो है इसको संरक्षित करें, सिर्फ लगाएं नहीं, इसको संरक्षित करें ताकि वो हाथियों का चारा बने और हाथी गांव की ओर मूव नहीं करे। जमशेदपुर शहर में विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है, मगर जमशेदपुर शहर के वन विभाग की ओर से आप देख सकते हैं कि एक अनोखी पहल की गई है। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर 1 लाख पेड़ लगाने का ये जो संकल्प है वो आज पूरा किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि चकुलिया के गांव में एक यहाँ पर ये पेड़ लगाओ
अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ विभाग के भी, वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, विधायक भी मौजूद थे और गांव के लोगों से भी अपील की गई है कि हर एक गांव के एक व्यक्ति 5 पेड़ लगाने का संकल्प ले। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पूर्वी सिंहभूम जिले में लगातार हाथियों के साथ साथ लोगों की भी मौत हो रही है। उन दोनों की जान को बचाने के लिए भी अब एक अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान से कहीं ना कहीं अब हाथियों के जान के साथ साथ लोगों की भी जान बचाई जाएगी। मगर इस पेड़ की अनोखी पहल ये है कि इस पेड़ों को पीपल, बरगद और बांस के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिससे जो हाथियों को काफी पसंद आता है उसी पेड़ का ज्यादातर खेती किया जा रहा है और यहाँ पर लगाया जा रहा है, जिससे जो हाथी है उनको खाने की परेशानी ना हो, इस जंगल में रहकर ही इस पेड़ों के सहारे वो अपना भोजन कर सके और उससे लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि अधिकारी और विधायक दावा तो कर रहे हैं, मगर ये दावा कितना धरातल पर उतरेगा वो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पे